नाज़रीन इकराम, शेक्सपियर और गैलियो सन 1964 ईस्वी में यूरोप के दो मुख्तलिफ कोनों में पैदा हुए। उन्होंने अलग अलग सिमतों से 16वीं सदी के ज़हनी इंकलाब की रहनुमाई की। इंग्लिस्तान के अदीब ने इंसानी एहसासात को एक नई ज़बान दी और इटली के साइंसदान ने तोहम परस्ती रवायात के बंधन से आज़ाद किया, मगर साइंसदान की जदोजहद ज़्यादा करी थी। 70 बरस के बुढ़ापे में गैलियो ने ज़मीन की हरकत के बारे में अपने ख्यालात के इजहार की जसारत की, मगर सजाए मौत के डर से इसने अपनी राय के गलत होने का ऐलान किया, क्यों ना कि यह राय अरस्तु की राय से हम आहंग ना थी। दोस्तों, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube के इस मुनफरिद चैनल खोज की दुनिया को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर ऑन कर दें। गैलियो ने रवायती साइंस के एक एक सतून को इस जोर से झंझोड़ दिया कि इसके बाद आज़ाद फ़ज़ा में साइंस के फ़रोग़ का एक नया दौर शुरू हुआ और गैलियो ने जदीद तजर्बाती साइंस को मजबूत बुनियादें अता की। एक लिहाज से साइंस अरस्तु की गिरफ्त से आज़ाद हुई, मगर कुस्तुनिया पर तुर्की के हमले के बाद अरस्तु और दीगर यूनानी फ़िलासफ़रों की तहरीरात के मुकम्मल मसवदे पहली बार यूरोप को दस्तयाब हुए, जिसने अहियाए अलूम की तहरीक को जन्म दिया। पुराने अलूम की अंधाधुंध तकलीद की बजाय इसकी नई तशरीहात और तहकीकात शुरू हुई। 15वीं सदी तक अरस्तु का असर चुका चंद कर देने वाली तंदुरुस्ती की तरह था जो बिनाई छीन लेती है, मगर जिस अरस्तु को असर नो दरियाफ्त किया गया, इसका असर रात दिखाने वाली रोशनी तक महदूद था। गैलियो ने इटली के शहर पीसा में परवरिश और इब्तदाई तालीम पाई थी। वहीं 20 साल की उम्र में इसने अपनी पहली दरियाफ्त पेश की। पीसा के गिरजाघर की घंटी की हरकत का मुशाहदा करने पर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक पूरा चक्कर लगाने में उसे हर बार एक जैसा वक्त लगता है, चाहे चक्कर लंबा हो या छोटा। फिर इसी असूल की बिना पर घड़ी ईजाद हुई। बाप के इसरार पर नौजवान गैलियो पीसा की यूनिवर्सिटी में अदवियात के मुताले के लिए दाखिल हुआ, मगर वो ज़्यादा वक्त रियाजी और साइंस के तजर्बों पर ही सर्फ करता। इसके प्रोफेसर इससे इस वजह से नाराज़ रहते थे कि वो अरस्तु के ख्यालात से नुक्ताचीनी करता रहता। उन्होंने इसे डॉक्टर की डिग्री देने से इनकार कर दिया। कई सालों की कोशिश के बाद इसे 25 साल की उम्र में 25 से 30 रुपये माहवार मामूली मुआवजे पर हिसाब पढ़ाने की नौकरी मिल गई, मगर यूनिवर्सिटी के साथ इसका झगड़ा ख़त्म न हुआ, क्यों ना कि इसने अरस्तु की तालीमात को चैलेंज करना तर्क न किया। अरस्तु की तरदीद करते हुए गैलियो ने ऐलान किया कि मुख्तलिफ वज़न एक जैसी ऊंचाई से ज़मीन पर गिरने में एक जैसा वक्त लेते हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए इसने पीसा के मीनार की चोटी पर पहुंचकर 10 पाउंड और 1 पाउंड के 2 गोले एक साथ ज़मीन पर फेंके। जो लोग इसका मजाक उड़ाने के लिए भारी तादाद में जमा हुए थे, इंतहाई हैरान हुए कि जब उन्होंने देखा कि दोनों गोले अरस्तु के असूलों की परवाह ना करते हुए एक साथ ज़मीन पर गिरे। गैलियो ने जदीद तजर्बात करके ये पता लगाने की कोशिश की कि एक मखसूस फासला तय करने में किस चीज़ को कितना वक्त लगता है। मुख्तलिफ ज़ावियों से झुकी हुई सतह पर इसने गेंदें गिराईं और इनके गिरने की रफ्तार और फासले के बारे में फार्मूले बनाए। इसने ये भी साबित किया कि अगर मुतहर्रक जिस्म को हवा या फर्श की मज़ाहमत ना हो तो वो कभी साकिन नहीं होगी। इन्हीं असूलों की मदद से न्यूटन ने नई फिज़िक्स की बुनियाद रखी और गैलियो ने इनका इस्तेमाल एक अहम फौजी मसला हल करने में किया। इसने तोप के गोले का रास्ता जानने का फार्मूला बताकर निशानाबाजी का काम आसान कर दिया। बागी साइंसदान की नई नई इजादात यूनिवर्सिटी के हाकिमों को नागवार गुजरने लगी थी, क्यों ना कि इनकी रवायती साइंस के सतून गिरने लगे। आखिर इसे पैसा की यूनिवर्सिटी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, मगर इस अरसे में इसकी रियाजी के हल में शोहरत काफ़ी दूर तक फैल चुकी थी। चनाचा 28 साल की उम्र में इसे तिब्बा यूनिवर्सिटी में 3 गुना ज़्यादा तनख्वाह पर प्रोफेसरी का ओहदा पेश हुआ। तिब्बा बागी यूनिवर्सिटी थी जिसे कलीसा ने अपने निज़ाम से खारिज कर रखा था और रवायतों के खिलाफ बगावत करने वाले सभी तालिबे इल्म वहाँ इकट्ठे हो रहे थे। नई यूनिवर्सिटी में गैलियो का बड़ा इस्तकबाल हुआ। बड़े बड़े घरानों के लड़के इसके शागिर्द बनने लगे। साइंस की तहकीक जारी रखने में इसने इस आज़ाद फ़ज़ा का पूरा इस्तेमाल किया। अपनी यूनिवर्सिटी के पास ही एक इमारत में इसने पुनाह गज़ीनों की एक अकेडमी कायम की, जहाँ में इटली भर से भागे हुए आलम साइंसदान आज़ादी से अपना मुताला जारी रख सकते थे और अपने ख्यालात का इजहार कर सकते थे। इस एकेडमी में इसने अपने तजर्बात मुशाहदात के नताइज पेश किए। इसने मकनातीस और ज़मीन के मकनातीसी ताकतों के बारे में कई राज अफशा किए और कुतुबनुमा थर्मामीटर और दूरबीन जैसी इनकलाब अंग्रेज़ इजादात की। दूरबीन देखकर विनस का डैवक गैलियो पर इतना खुश हुआ कि इसने इसे तकरीबन 2000 रुपये माहवार पर प्रोफेसर मुकर्रर कर दिया।
اس طرح گیلیو اپنی کامیابی اور خوشحالی کی چوٹی پر پہنچ گیا اور اسے اپنی مالی مشکلات سے خلاصی نصیب ہوئی۔ وہ اب سائنس کی طرف بہتر توجہ دے سکتا تھا، بلکہ اب اسے اپنی تفریح طبع کے لیے بھی وقت مل جاتا تھا۔ اس نے شادی نہیں کی، کیوں نہ کہ اس کا کہنا تھا کہ ایک انسان بیک وقت ایک اچھا فلاسفر اور ایک اچھا خاوند نہیں ہو سکتا۔ البتہ امینہ نامی ایک رقاصہ کے ساتھ اس کی ایک لمبے عرصے تک دوستی رہی، جس سے اس کے 3 بچے پیدا ہوئے۔ گیلیو کی ابھی ایک حسرت باقی تھی کہ وہ اپنے گھر کلیسا میں ایک کامیاب سائنسدان کی حیثیت سے لوٹنا چاہتا تھا، تاکہ اس کی پرانی مذمت کا دعویٰ کیا جا سکے۔ گیلیو نے وہاں کے ڈیوا سے درخواست کی کہ اسے درباری ریاضی دان کے طور پر رکھ لیا جائے۔ درخواست آخرکار منظور ہوئی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ کامیابی ہی اس کی شامت کا باعث بنے گی۔ گیلیو نے بدعویٰ کی آزاد فضا میں اپنی دوربینی تجربات سے آسمانی دنیا کے بہت سے راز اکٹھے کیے تھے۔ اس نے چاند کی بناوٹ کا مطالعہ کیا، سورج کے گرد گھومنے والے نئے سیاروں کی دریافت کی، کہکشاؤں کی حقیقت کی کھوج کی اور اپنی حیران کن تحقیقات کو ستاروں کے پیغمبر نامی ایک کتاب میں قلم بند کیا۔ کتاب چھپنے کی دیر تھی کہ کلیسائی دنیا کا غصہ بھڑک اٹھا۔ مصنف کو حکم دیا گیا کہ وہ زمین، سورج، ستاروں کے بارے میں اپنے باغیانہ خیالات کو طرح کر دیں۔ اسے یاد تھا کہ چند سال پہلے ہی برادن کو اس کے سائنسی اعتقادات کی پاداش میں زندہ جلا دیا گیا تھا۔ گیلیو نے حکم عدولی نہ کرنے کا وعدہ کرنے ہی میں مصلحت سمجھی اور کچھ دیر اپنی تجربہ گاہ میں لوٹ کر خاموش تجربے کرنے پر کنات کی۔ گیلیو زیادہ دیر تک خاموش نہ رہا۔ لگ بھگ 10 سال کے بعد اس نے آسمانی دنیا کے بارے میں ایک دھماکہ خیز کتاب شائع کر دی۔ کلیسا نے آگ بگولا ہو کر اسے فوراً اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ بیماری اور برہاپے میں نیم مردہ حالت میں وہ دربار میں پہنچا۔ 22 جون 1633 کو اس نے سزائے موت سے بچنے کے لیے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، مگر اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کا جذبہ سائنسی ایک بار پھر بھڑک اٹھا اور اس نے چوری چھپے ایک اور کتاب تصنیف کر ڈالی، جو کسی طرح جیل اور سلطنت روم کی 4 دیواری کے باہر لے جا کر ہالینڈ میں شائع کی گئی۔ زندگی کی آخری گھڑیوں میں اس کا آخری اور بہترین شاہکار چھپ چکا تھا، مگر وہ اسے دیکھ نہ سکا، کیوں نہ کہ اس وقت تک جیل کی کوٹری کی تاریخی اس کی آنکھوں کی ساری روشنی جذب کر چکی تھی۔ 1642 عیسوی تک اس کوٹری میں اس کی باقی جسمانی قوتیں بھی ختم ہو گئیں اور یوں سائنس کا ایک چمکتا ہوا سورج غروب ہوا۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ جو گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیں۔